खड़े होकर आसमान छूना चाहता हूँ। मैं खड़े होकर आसमान छूना चाहता हूँ। शर्त ये है कि पाँव ज़मीं पर हो। शर्त ये है कि पाँव ज़मीं पर हो। नमस्कार, मैं कवि नीलेश केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमसे मुखातिब होंगे चंदन कुमार जी, जो पेशे से एक अधिवक्ता हैं और सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि रखते हैं और आने वाले वक्त में एक राजनीतिक संगठन का निर्माण करना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं चंदन कुमार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। बिहार की प्रबुद्ध जनता को हमारी ओर से सादर नमस्कार। मैं आज केवी स्टूडियो में उपस्थित हूं और इनके संचालक डॉक्टर रोशन कुमार जी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे आज ये पटल मिला है अपने विचार को आपके समक्ष लाने के लिए। मेरे कुछ ऐसे विचार हैं कि एक राजनीति और एक कानून दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। मेरा ऐसा भी मानना है कि ये जो हमारे समाज में विडंबना है, इस विडंबना से हटकर अगर हम देखें तो तीन प्राथमिक मुद्दा है इस समाज की, जिसके ऊपर आज के समय में देखा जाए तो खास करके हमारे बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, परंतु इसे आज एक निचले बस्ते में रख के छोड़ दिया गया है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सामाजिक कार्यों में रुचि रखता हूँ, क्योंकि पेशे से मैं एक अधिवक्ता हूँ। तो आज़ादी के समय से एक अधिवक्ता का जो सहयोग है वो राजनीति में क्या रहा है आप लोग भी जानते ही हैं। अंबेडकर जी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया, महात्मा गांधी भी अधिवक्ता थे और एक बड़ी भूमिका जी स्वतंत्रता में अधिवक्ताओं की रही है और जी उम्मीद करते हैं आपकी भी एक बड़ी भूमिका हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं सोच को लेके मेरा तीन प्राथमिक मुद्दा है जो कि मैं आम जनता से भी, आपसे भी और जितने भी हमारे देखने वाले दर्शक हैं, आप सभी एक बार अपना आत्मचिंतन जरूर करें इस चीज में कि आज जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्या उसका कोई विचारशील तथ्य है या नहीं है। अगर है तो उस पर आप अपना आत्मचिंतन अवश्य करें। जैसे कि शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन मुद्दा हर एक इंसान के जिंदगी में आता है। इस मुद्दे को लेकर के हम पैदा होते हैं और इस मुद्दे को लेकर के हम अपना जीवन गुजारते चले जाते हैं और अपने जीवन के उस अंतिम पड़ाव पर आ जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिला या हम समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो बात आती है कि हम क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं। तो उसमें दो तीन बातें आती हैं, जैसे कि हमारी सरकारें, हमारी कानून व्यवस्था और इस कानून व्यवस्था और सरकार को चलाने वाले लोग, इनके विचार कुछ इस प्रकार होते हैं जो कि आम जनता तक नहीं पहुंच पाते। अब जैसे शिक्षा को ले लीजिए, जिस बिहार में आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय हुआ करती थी जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध थी, योग विश्वविद्यालय जो कि मुंगेर में थी, आज उनका नामो निशान कहीं नहीं है, किसी पटल पर उन्हें नहीं दिखाया जाता। और हम बिहार वासियों को यह कहकर संबोधित किया जाता है कि ये तो गांव वाले हैं। तो मैं उन सभी लोगों से भी आग्रह करूंगा कि एक बार हमारे इतिहास, हमारे भूगोल को उठाकर देखें, उसे समझें। उसका एक छोटा सा उदाहरण आज मैं आप लोगों के समक्ष देना चाहता हूं कि हमारे बिहार से हर एक साल शिक्षा के क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के पद पर, जो कि यूपीएससी कमीशन के द्वारा गठित किया जाता है परीक्षा, उसमें अव्वल दर्जे पाकर उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। परंतु फिर भी हमारे बिहार में बेरोजगारों, मजदूरों और ग्रामीण प्रवासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास
स्कूलों की कमी है, अगर स्कूल है भी तो उसमें शिक्षकों की कमी है। उसी प्रकार हमारे पास माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षक नहीं हैं। हालांकि युवा बहुत सारे बैठे हुए हैं जो कि बहुत उच्च शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आप राजनीति में हैं, आने वाले हैं, भविष्य में कहें तो जी जी, लेकिन आप शिक्षा, बेरोजगारी ये बड़ा मुद्दा है जी, लेकिन जी। अगर बात करें तो इसका समाधान आपके पास क्या है? जी, इसका समाधान देखिए इस प्रकार से हो सकता है कि पहले हम थोड़ा कानून को समझें। जी, कानून को हम इस प्रकार समझते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2002 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ। वो अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें कि एक आर्टिकल है 21A। उसमें यह कहा गया है कि हर एक राज्य के और इस राष्ट्र के जितने भी 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उन सभी को मुफ्त में शिक्षा प्रदान अनिवार्य करना है। परंतु आज के समय में आप क्या देख रहे हैं? आप मार्केट में, होटलों में चले जाइए या किसी कारखाने में चले जाइए, आपको मजदूर मिल जाएंगे जो कि नाबालिग है। सर यहाँ चूक किन की है आपके नजर में? जी, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ चूक, जैसा कि मैंने आपको बताया सर्वप्रथम, कि कानून और राजनीति ये दोनों आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। जी, कानून हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, जी, हालांकि हम नहीं पढ़ते फिर भी हमें किसी न किसी रूप में पता होता है वो चीज़। परंतु क्या होता है कि हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार अभी आप कोरोना वायरस को ही देख लीजिए। जी, अभी आप देख रहे होंगे कि सरकार तो जारी कर रखी है कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर अपने पास में लेके चले और साथ ही साथ आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी दूरी रखें जो कि समाज में बनाए रखें। लेकिन आप देखते हैं कि समाज में जैसे ही लोग निकल के रोड पे जाते हैं वो इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। जी। तो ये एक छोटा सा वजह है जिससे कि बाकी सारे बड़े वजहों को समझने में हमें सहायता मिल सकती है। इसका जो मेन मोटिवेशन है, जो भावना है, वो लोगों को समझना चाहिए कि सिर्फ कोई अधिकारी या कोई राजनीतिक दल इसको सही नहीं कर सकते। उसमें हमारा जो योगदान होगा वो अतुल्य और सर्वमान्य करना, निश्चित करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस चीज को सही से पा सकेंगे। सर जब इसमें अगर एक जनता का ही योगदान होगा तो फिर आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, हमारे संविधान में जैसे कहा गया है, वी द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल, तो उसमें हम एक राजनीति में जरूर होते हैं, हम एक अलग पटल में जरूर है जी, लेकिन हम भी तो वही वी से निकल के आए हैं जी, हमारे लिए भी तो वही दा है और वही टू है। तो हम साथ में क्यों नहीं मिलके काम कर सकते हैं? हम विपक्ष में कल सरकार में अगर बैठते हैं जी, या हम शासक में ही आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम समाज को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, उस पीछे छोड़ने के कारण है कि जनता का एक वक्त तक आवाज उठाना और उसके बाद उठा के बैठ जाना। तो इसमें अगर समाज का सहयोग नहीं होगा, चाहे वो पक्ष के रूप में हो चाहे विपक्ष के रूप में हो, तब तक हम उत्थान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब रहा। जी। सर आप वकालत छोड़कर राजनीति को कहाँ तक सही मानते हैं? जी नहीं, देखिए वकालत को मैं नहीं छोड़ना चाहता हूं, और जहां तक कि मैंने आपको बताया कि इस देश के स्वतंत्रता में ही और ये संविधान की रचना में ही सारे वकीलों का ही काम है। जी, ठीक है, सारे जितने भी पढ़े लिखे कानून के विद हैं उन्हीं लोगों का सहयोग है कि आज हम इस पटल पे बैठ के आपसे हम मुखातिब हुए हैं और कुछ चीजें कहने के लिए सक्षम हैं, अपनी आवाज उठाने के लिए सक्षम है। तो इस चीज को लेकर के साथ ही साथ राजनीति में चलना ही हमारा भविष्य का उद्देश्य है, जिससे कि हमारे समाज में किसी भी कार्य को करने में आसानी होगी, ना कि हम इन दोनों चीजों को अलग कर दें। और यही एक वजह है कि सरकार और कानून जब साथ में काम नहीं करती है तो हमारे समाज में विडंबनाएं पैदा हो जाती है।
सर आप राजनीति में आना चाहते हैं, नई संगठन का निर्माण करना चाहता है, उसकी क्या सोच है कि आप वर्तमान समय में नेताओं के पास नहीं है और आपके पास है, ऐसी क्या सोच है आपके पास? देखिए, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि हमारे पास उन सब से बढ़ के कुछ नया सोच है, लेकिन हाँ, हमारे पास एक ऐसा सोच है जो कि उनके पास नहीं है। जी जरूर। वो सोच मैंने आपको बताया, जी। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, जो कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, उस चीज का सही मूल्य से मूल्यांकन नहीं कर पा रही है आज की सरकार। जैसा कि हेल्थ के क्षेत्र में आप ले लीजिए, जो आर्टिकल 47 है और 39C जो है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा राइट है कि हमारे ग्रामीण परिवेश से लेकर के शहर के परिवेश तक जितने भी लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार को, जो कि केंद्र में बैठी है और जो कि राज्य में है, दोनों को एक साथ उनका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस प्रकार से आप आज के समय में देख सकते हैं कि इस चीज में कितनी विडंबनाएं उत्पन्न हो गई है। तो सर सरकार चूक कहाँ पे रही है? सरकार देखिए चूक रही है। स्वास्थ्य अगर नहीं है तो फिर सरकार चूक कहाँ पर? देखिए, मैंने जैसा कि प्रारंभिक मुद्दे में ही आपको बता दिया, सरकार की चूक बहुत बड़ी चूक है, और इस पटल पर सरकार की चूक है कि किस जगह पर कितने स्वास्थ्य संस्थान होने चाहिए, या कितने शिक्षा संस्थान होने चाहिए, या किस प्रकार की जनसंख्या के हिसाब से कितने शिक्षक होने चाहिए, या कितने स्वास्थ्य कर्मी होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, ये सब प्रॉपर वे में नहीं है, जो कि होना आवश्यक है। उसी सब चीज़ों को बिल्कुल एक सिस्टमैटिक वे से ले करके अगर हम चलेंगे तो हम उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में हमें इस स्थिति पर ला के रख दिया है कि आज हमें भी आना पड़ा आपके समक्ष। सर मान लेते हैं कि हम आने वाले भविष्य में, हमारी भी शुभकामनाएं हैं जी, कि बहुत आप बहुत किसी धन्यवाद। पद पर आसीन हो, जी। तो आपकी सबसे प्राथमिक जो सोच होगी वो क्या होगी कि क्या बदलाव करें? जी, हमारा प्राथमिक सोच और बदलाव यही है, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर एक पंचायत स्तर पे, हर एक माध्यमिक स्कूलों का निर्माण, हर एक जितने भी स्कूल कॉलेज अभी के समय में खुले हुए हैं, उसमें अच्छे से अच्छे शिक्षकों की भर्ती करना और उनके मेरिट के बेसिस पे भर्ती करना, जिससे कि हमारे आने वाले जनरेशन में हमारे बच्चे को भी तो सुविधा मिल सके। आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि बड़े से बड़े लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेजते, जबकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं और कोई बहुत बड़े किसान नहीं है, फिर भी उनका सोच था कि नहीं, मेरा बेटा अच्छे संस्थान में पढ़े, और मैं शिक्षा भी अच्छे संस्थान केंद्रीय विद्यालय से ग्रहण किया। परंतु हमारे जैसा सौभाग्य और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आज मैं इस समाज से निकल के अपने शिक्षा को प्राप्त किया। मैं अपने शिक्षा को प्राप्त करने के लिए यहाँ से दिल्ली गया, जो कि मुझे आवश्यक नहीं लगती है, क्योंकि बिहार के बच्चे, क्योंकि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, आज से अगर 100 साल पहले देखा जाए, सिर्फ 100 साल पहले, तो 100 साल पहले इतनी उच्च स्तर थी कि हमारे यहाँ से महान कवि, महान मैथमेटिशियन और क्या कौन कौन से अर्थशास्त्री और कौन नहीं पैदा हुए। परंतु आज के समय में आप देख लीजिए, ऐसे विचार वाले लोग नहीं आ रहे हैं। बेशक बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी आ रहे हैं, परंतु उनका नाम नहीं आ रहा है। तो इसमें शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख लीजिए, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, खास करके अपने बिहार में देख लीजिए, जो उत्तरी पूर्व बिहार है, पूर्वोत्तर बिहार में है, हमारे दक्षिण और पश्चिम बिहार में पटना में PMCH है, ठीक है, और भी बहुत सारे सरकारी और उच्च प्रकार के हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, अस्पताल हैं। परंतु ये जो बेगूसराय और ये दरभंगा साइड, ये जो मध्य बिहार का एक क्षेत्र जो आ जाता है, जिसमें कि एक बहुत ज्यादा की संख्या में लोग रहते हैं, जो कि यहाँ से दिल्ली जाते हैं। ठीक है, वहाँ भी आप देखे होंगे, सुने होंगे कि राजनीतिज्ञ कह रहे हैं कि बिहार से लोग आ जाते हैं कचरा करने के लिए, 500 रुपए में अपना इलाज करवा के टिकट कटा के चले जाते हैं। तो ये हम क्यों सुने?
ये हम क्यों सुने, जबकि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि ये सारा चीज या तो मुझे केंद्र प्रदान करवाए जी। या राज्य सरकार प्रदान करवाए, तो हमें तो दोनों नहीं प्रदान करवा रही है। सर क्या तो इस चीज में मेरी सोच है कि पूर्वोत्तर बिहार में एक जैसा पीएमसीएच है, जी। एनएमसीएच है, उसी प्रकार से एक पूर्वोत्तर बिहार का भी अपना एक अस्पताल होना चाहिए। जी। इस चीज से सिर्फ क्या होगा कि हमारा स्वास्थ्य ही नहीं बेहतर होगा, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी बेहतर होगा। जैसे कि आप देख लीजिए, जो कलकत्ता से और इधर असम वगैरह से जितने भी लोग पलायन करके पटना इलाज करवाने आते हैं या दिल्ली जाते हैं, जी। तो क्या होता है कि ये लोग इतने दूर इतना पैसा खर्च करके चले जाते हैं जी। और जो भी इनका पैसा होता है ये वहाँ जाता है। जी। ठीक, अगर वो पैसा इस बेगूसराय के क्षेत्र में लगे, जी। जो कि बेगूसराय को अगर मैं बताऊं, अगर इतिहास के क्षेत्र में, तो आप कांवर झील देख सकते हैं, जी। जो कि आज के समय में एक मुख्य पर्यटन स्थल होना चाहिए इस भारत देश की। जी। क्योंकि साइबेरियन पक्षियां जो होती थी वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके बेगूसराय आती थी। इतना खूबसूरत धरती है ये। जी। और आज के समय में ये स्थिति है कि उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, तो आप देख रहे हैं। तो ये सारा चीज हुआ। उसी प्रकार से हम आ जाते हैं सुरक्षा के क्षेत्र में। जी। सुरक्षा के क्षेत्र में आज आप ले लीजिए, आप देखें कि पिछली सरकार ने 11,000 सीट निकाला वर्ष 2017-16 के ही समय, और उसका अभी तक प्रक्रिया निष्पादन चल नहीं रहा हुआ है। ठीक है, और उसका परीक्षा भी ऐसे हुआ कि उसमें भी लोग फिर कानून के उसमें गए दायरे में कि नहीं, इसमें मुझे यकीन नहीं है। जी। तो ये त्रुटि है ना सरकार की। जी। तो इस चीज को ही तो सही करने के लिए हम अपना योगदान देना चाहते हैं। सर कहा जाए कि राजनीति में बातें बहुत होती है। जी जी बिल्कुल, कि हम सुरक्षा देंगे, स्वास्थ्य जी, देंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और हर चुनाव में होता है। जी। और आपने भी यही मुद्दा किया कि हम स्वास्थ्य देंगे, जी, सुरक्षा जी, देंगे। जी। लेकिन आप उनसे अलग क्या कीजिएगा? सिर्फ बातें होंगी कि कुछ काम भी होगा? देखिए, मैं पेशे से वकील हूँ। जी। तो हमारा जो इथिक्स लॉ है, इथिक्स लॉ में क्या होता है कि अगर एक वकील का अगर कोई पार्टी द्वंद्वी या प्रतिद्वंदी अगर कोई एक का पक्ष वो रख लेता है, तो फिर सारी जिंदगी वो प्रतिद्वंदी का भाग नहीं ले सकता है। जी। इसी प्रकार से हम उन सभी लोगों से न्यायालय में, जी। राह चलते, बाजार में चलते, उनकी भावनाएं देखते हैं। उसी प्रकार से कहा गया है ना कि ठमठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और इस पर अपने बहुत अच्छे और मोटिवेशनल पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत, जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उनका इस देश के लिए जो योगदान रहा है वो एक अतुल्य योगदान रहा है, और जिनका नाम कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक छोटे से पटल से उठकर और कहाँ तक गए, और महामहिम के पद से जब वो सेवानिवृत्त हुए तो भी उन्होंने बैठना उचित नहीं समझा। बिल्कुल, वो अपनी शिक्षा का विस्तार के लिए और उसको इस समाज में लगाने के लिए उनके कार्य कितने थे। और हम जहां तक जानते हैं कि उनकी मृत्यु भी उस समय हुई जब वो सिक्किम के एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे। तो उनका कहना है कि सफरिंग इज द एसेंस ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो हम लोग भी आज सफर कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम राजनीति में नहीं आए हैं। और बहुत सारे लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि एक परिवारवाद है कहीं ना कहीं, राजनीति में भी एक परिवारवाद है कहीं ना कहीं। अब हम तो ठहरे किसान के बेटे, तो हम परिवारवाद किस चीज में करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में ही तो करेंगे। हम उन किसानों को ही तो उनका सही मूल्यांकन क्या होता है, हम कहते हैं कि ये किसान जो है वो पालनहार है इस देश का। और आप किसान की स्थिति देख लीजिए आज के समय में, आप उन्हें खाद्य मुहैया नहीं हो पा रहा है सही से। तो बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि देखिए, जबकि मैं कानून को आपको बता ही दिया कि मैं अपना एक जिसका पक्ष रखता हूं तो दूसरा का पक्ष मैं कभी नहीं रख सकता। उसी प्रकार से अगर मैं राजनीति में अगर आया या हमारी सोच को राजनीति में लाया जाए, ठीक है, तो इस चीज में एक ये होगा कि हमें एक पारदर्शिता प्राप्त होगी और इस चीज से इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है।
और इस पर बस छोटे छोटे कार्य हैं, कोई बड़ा कार्य नहीं है कि हम कोई ऐसा मिसाइल बना ले या कोई तीर चला ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर आप लॉ से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या आप एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं कि हम जो वादा करेंगे पूरा करेंगे? क्योंकि वर्तमान सरकार में कोई ऐसा नेता नहीं है कि एफिडेविट दे कि हम जो लिखे बोले हैं वो करेंगे। क्या आप ये लिखकर दे सकते हैं? देखिए, जहां तक मेरा बात रहा पर्टिकुलरली, क्योंकि एक राजनीति दल या एक समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, परंतु हाँ उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से जरूर बनता है। ठीक है, तो अगर हम इस व्यक्तित्व में आते हैं तो इस व्यक्तित्व में एक जो विचार जाएगा, तो इस विचार को हमारे साथ जितने भी हमारे दल में लोग होंगे जो कि आज के समय में हैं, जैसे कि सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक, जैसे कि भूतपूर्व रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वकालत कर रहे थे जो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जितने भी लोग हैं, तो इन सब का सोच जब समाज में लगेगा, उनके सेवा के उपरांत भी, तो ये समाज तो खुद ब खुद सुदृढ़ होगा ना। वो तो हमारे और आपके करने से ही होगा, लेकिन उस चीज को सही पटल देने से होगा। जैसा कि आपने कहा कि मैं एफिडेविट दूंगा या नहीं, तो पर्टिकुलरली मैं अपना कहता हूं, मैं लिख के एफिडेविट क्या, मैं नॉन जुडिशियल स्टैंप पर दे दूंगा कि मैं जो अपने वाक्य कर रहा हूं, मैं जिस जगह से होऊंगा, और हमारी जहां तक की कोशिश हो पाएगी, क्योंकि देखिए बीज को पेड़ बनाने में बहुत समय लगता है, और फिर उसके फसल को भी काट करके लाने में समय लगता है, तो उससे भी पहले होता है कि बंजर जमीन आज के समय में है। ये जो पटल है ये बंजर जमीन है, और इस बंजर जमीन को करने में थोड़ा वक्त लगेगा। बाकी मैं आपको इतना श्योरिटी दिखाना चाहता हूं, मैं आपको आपने जैसा कि बोला एफिडेविट देंगे, तो मैं बिल्कुल मैं देने के लिए तैयार हूं इस चीज में, क्योंकि मैं कोई ऐसा, मेरा राजनीति विचार ये नहीं है कि मैं राजनीति में ही आके काम कर सकूं, मैं सिर्फ आप लोगों से जुड़ने के लिए आया हूं, जो कि आप, अगर हम आम जनता से, आपसे अगर हम आज के समय में जुड़ जाएं तो हो गया, हमारी तो राजनीति जीत यही है। और हमारी राजनीति जीत क्या हो सकती है? सर आप पेशे से अधिवक्ता हैं, जी, भविष्य में पेशे से राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं, तो क्या वो सिर्फ एक पेशा तक रहेगा या फिर सामाजिक कार्यों में भी रुचि रहेगी? नहीं, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम इसे एक पेशा के रूप में देखते हैं लोग। मैं और अधिवक्ताओं की मैं बात नहीं करूंगा, परंतु मैं अपनी बात करना चाहूंगा कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूधर पर वीर, जात पात का भेद फैलाते कायर और क्रूर। तो आप समझ गए होंगे कि इसकी भावना क्या है। जिस प्रकार आपको एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जैसा कि ब्लैक कलर, काला रंग, इसमें क्या होता है कि हमारा भावनात्मक विचार जो होता है वो बुरा असर डालता है कि काला कलर है, परंतु हर एक विद्यार्थी उसी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ के समाज के कार्य के उत्थान के लिए आगे बढ़ता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और वही समाज, चाहे और कोई भी विद्यार्थी हो, वो पढ़ेगा काला ब्लैक बोर्ड पे। आज के समय में वैसे आ गया है रंगीन व्हाइट बोर्ड या जो भी है, तो लेकिन वो काली पट्टी जो ज्ञान दे पाता है वो शायद व्हाइट पट्टी से नहीं हो पाती है। और ये चीज हम पूर्व के समय में देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारा काला कोट भी है, ठीक है, परंतु हमारे सारे कार्य जो होते हैं वो बिल्कुल एक समान होते हैं, एक आदमी के लिए होते हैं, एक राष्ट्र के लिए होते हैं। तो हम इन दोनों का सम्मान को कभी खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि हम वो विद्यार्थी भी रह चुके हैं जो काले ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ाई की है, और आज के डेट में हम वो पेशा में भी हैं जो कि हमारे ऊपर काले रंग में चढ़ा हुआ है। तो इस भावना को इस प्रकार से समझा जाए कि मैं आपके बीच अगर आया हूं तो एक बार मुझे मौका दे, मेरी बातें सुने, आपको अच्छा लगे, आप आत्मचिंतन करें, आप करेंगे भी जरूर, ऐसा नहीं है आप नहीं करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि आप करेंगे, भले आप मुझे अच्छे में ले या बुरे में ले, वो आपकी सोच के हिसाब से होगी, आपकी मानसिकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल, परंतु एक समय जब आत्मचिंतन, मैंने जो कि शुरू में ही कहा कि जब हम पैदा होते हैं और इन सब चीज़ों को लेके अंतिम पड़ाव पे आते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने क्या किया या हमें क्या मिला।
तो उस समय के लिए इस चीज को मत रखें, अभी के समय में क्या होगा उस चीज को देखें। सर आपने काली पट्टी की बात करी तो हमने ही 4 पंक्ति लिखी कि काली कोट काला कमान मत रखना, जूते काले हैं जवान काला मत रखना, सुना हूं कोर्ट जाते हो बड़ी उम्मीद से, धंधा काला है दिमाग काला मत रखना। बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छा व्यंग कविता के रूप में आपने लिखा है जी। और ये बहुत उच्च स्तरीय है हमारे हिसाब से। और बहुत सारे कवि हैं हमारे राष्ट्र में जो कि कविता लिखते हैं, लेकिन ऐसी कुछ पंक्तियां कुछ चुनिंदा कवि ही है जो कि लिख पाते हैं। इसके लिए शुक्रिया सर। और इसमें कुछ ऐसी सच्चाई छिपी हुई है जो कि आम जनता समझ भी नहीं पाए, और कुछ समझे तो उसे गलत रूप से भी ले ले, परंतु इसका जो सारांश है उसे समझने की जरूरत है। आपने बेशक इतना अच्छा लिखा कि मैं खुद एक अधिवक्ता हूं और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं इस पर, परंतु मैं कहना चाहूंगा जरूर कि हमारा इथिक्स इतना ईमानदार है जी, जितना कि किसी पैसे का नहीं है। क्या सर आप वकालत करते हैं, राजनीति में आने चाहते हैं, तो आप आने वाले भविष्य में राजनीति करना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं, या और कुछ सोच है आपकी? नहीं जी देखिए, हमारा जो भी सोच है, क्योंकि अगर हम राजनीति में आते हैं तो वो भी समाज कार्य के लिए है जी। आज हम पेशे से वकील हैं तो वो भी हमारा समाज कार्य में ही आता है जी। अब क्या है कि कोई किसानी करके कमाई करता है, कोई डॉक्टर होता है और कोई इंजीनियर होता है। सबका काम होता है समाज को बनाना, चाहे वो शस्त्र के क्षेत्र में हो, चाहे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हो, या संविधान या कानून के क्षेत्र में हो। तो ऐसा है कि जो वकालत है, वकालत दुनिया का सबसे ईमानदार में अपना दूसरा सर्वोच्च स्थान रखता है। जो पहला स्थान है वो आपका डॉक्टर हो गए, जो जिन्हें कि भगवान स्वरूप माना जाता है। लेकिन अगर दूसरा कोई भगवान की उपाधि किसे दिया गया है तो वो वकालत है। तो हमसे ईमानदार तो कोई है ही नहीं, तो हम इसी ईमानदारी को लेके समाज में अगर हम आते हैं तो हमें समाज जरूर स्वीकार करेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा केवी स्टूडियो में आके? देखिए, मैं तो धन्य हो गया। अगर एक शब्द में बोलूं तो मैं धन्य हो गया, क्योंकि आज जो मुझे ये पटल केवी स्टूडियो का मिला है और इसका एक फेसबुक पर पेज भी चलता है, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। तो ये जो पटल है ये बेगूसराय को एक उत्थान के कार्य में और एक संकल्पित कार्य में आगे बढ़ाने के लिए जो संजीवनी बूटी कहते हैं वो है। मैं आप सभी जनता से विनम्र निवेदन करके अंतिम बार ये कहना चाहता हूं, डोंट डाई ए कॉपी, बस डोंट डाई ए कॉपी। सर हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप हमारे केवी स्टूडियो में आए और आप भी आने वाले वक्त में एक राजनीतिक संगठन का निर्माण करें जो विकास की राजनीति करे, अपराध मुक्त राजनीति करे और एक नए आयाम को जन्म दे। इसके लिए हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जितने भी दर्शकगण हैं और मेरे भाई बहन हैं जो कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर हैं, वो हमारे YouTube चैनल जो कि केवी स्टूडियो का YouTube चैनल है जिसका नाम स्टार्स ऑफ बेगूसराय है, उस पर जाकर आप संपूर्ण संवाद को देख सकते हैं और आप हमारे अगले आने वाले कार्यक्रम की भी प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक करें, क्योंकि हम समाज कार्य के लिए आए हैं और एक बार आपकी सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद।